नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2 दिन पहले एक घटना हुई है हिंद महासागर में। वैसे तो ईरानी जो युद्धपोत था वो भारत ही आया था, लेकिन जिस पर्पज के लिए आया था वो तो कभी का खत्म हो चुका, वापस लौट रहा था। और उस पर सबमरीन के जरिए, तारपीड़ों के जरिए अमेरिका ने अटैक किया, उसको डुबो दिया। ईरान के करीब 80 से अधिक नाविक भी उसमें मारे गए, नौसेना के कर्मचारी अधिकारी भी मारे गए। कुछ गाले में हैं जिनका इलाज विलाज चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमेशा से एक तौर तरीका रहा है, सरकार विरोधियों का कह लीजिए या जो दूसरे माइंडसेट के लोग हैं, उनको लगता है कि ये तो अब युद्ध भारत के दरवाजे तक ले आया है अमेरिका। कुछ और चीजें हैं जिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। जयराम रमेश कहते हैं कि ये जो 1 महीने की रूस से तेल खरीदने की छूट दी गई है, युद्ध का हवाला देते हुए अमेरिका की तरफ से, ये भारत को एक तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है या उसको प्रेशर में लिया जा रहा है। अब ये ओपन आकर के अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, ये तो चर्चा का विषय हो सकता है। क्योंकि अमेरिका का अपना एक तौर तरीका होता है कि बॉडी लैंग्वेज से, शब्दों से, इस तरह की घोषणाओं से एक ये साबित करना, जाहिर करना कि मैं दुनिया का दादा हूँ और मैं जिसको जैसे कहूँगा उसको वैसे बिहेव करना पड़ेगा। ये चीज़ें पर्दे के पीछे भी होती हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो एक शर्म हुआ करती थी, एक लिहाज़ हुआ करता था, वो बेच खाई है। तो इसलिए इस तरह के बयान बेसेंट की तरफ से आए जिसका कोई मतलब नहीं था। ऑलरेडी ये खबरें आ रही थी कि जो इस समय रूस के टैंकर्स फंसे हुए हैं समुद्र में, वो मुँह कर रहे हैं भारत की तरफ और भारत वो तेल जो है, भारत को वो तेल निर्यात करने जा रहा है। इसके अलावा भी 2-3 मुद्दे हैं, उन पर ज़रा चर्चा करेंगे। पर ये जो हिंद महासागर में हुआ है ईरानी युद्धपोत के साथ, इस पर फोकस करते हैं शुरू में और देखते हैं कि ये भारत के दरवाजे पर युद्ध ले आया है अमेरिका या इसके ज़रिए किसी और को संदेश और संकेत दे रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी, तो सीधे जुड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आदि जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर। आदि जी, यहाँ तो लोग पॉपकॉर्न की तरह उछलने शुरू हो गए, भारत के दरवाजे तक युद्ध आ गया है और हिंद महासागर तो हमारा है। हम हमें जो है अमेरिका को उसकी औकात दिखानी चाहिए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। सब जानते हैं कि जो युद्ध छिड़ता है तो तब बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो वैसे ही चपेट में आ जाते हैं। कई बार कुछ कड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। हॉर्मुज़ को भी देखें तो वो भी तो हिंद महासागर का ही एक तरीके से हिस्सा माना जाता है, जहाँ पर पिछले कई दिन से भयंकर हम हालात देख रहे हैं। तो जो ये हुआ है हिंद महासागर में, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? और क्या चाइना के लिए भी ये एक संदेश है कि ये पूरा जल, डमरू मार्ग और हॉर्मुज़, ये पूरा इलाका हम चौक कर सकते हैं आपके लिए और दुनिया से आपका संपर्क काट सकते हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शायद। सॉरी, एक चीज़ ना जी। थोड़ा हमको खुले में देखना पड़ेगा सर। देखिए, इस टाइम पे ये जो युद्ध का टाइम है, आज तीसरा, चौथा, 5वां दिन है, बहुत प्रोपेगेंडा है सर। देखिए, हर कोई एक साइड अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रही है। नाउ मैं शुरू करता हूँ ये जो शिप था उससे, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। पहले तो सर ये शिप आया था यहाँ पर, ठीक है? क्या ये शिप को पता नहीं था कि ये घुस रहा है युद्ध के मैदान के अंदर? ठीक है। दूसरा, 11 घंटे 40 मिनट ये श्रीलंका के वहाँ पर श्रीलंका से पूछता रहा, भाई मैं आ जाऊँ अंदर? श्रीलंका ने उसको जवाब नहीं दिया, ठीक है?
नाउ किसके कहने पे नहीं किया? देखिए अगर बात करनी है तो पूरी बात करें ना फिर, आधी-आधी क्यों करें? बात करनी है तो पूरी बात करते हैं। तो इसको वहाँ पर परमिशन नहीं मिली, तो ये वहाँ पर घुस नहीं पाया। अब घुस नहीं पाया, 11 घंटे 40 मिनट वहाँ पर खड़ा रहा, तो आप देख लो। तीसरा चीज़, सर ईरानियन जो यहाँ पर हैं वो बोल रहे हैं कि भई ये अनार्म्ड था, इसके अंदर हथियार नहीं थे। देखिए कोई भी शिप कभी भी ऐसे पोर्ट से निकलता नहीं है अपने हथियार के बिना सर। ये एक बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर एक वो थोड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक थोड़ा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन मीडिया है ना बेवकूफ़ है, बड़ा लाउड होता है। गधों को लाके वहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं और अकल किसी को होती नहीं वहाँ पर। आई एम सॉरी मैं थोड़ा हार्श लैंग्वेज बोल रहा हूँ बट नहीं, लिटरली नहीं। वही है, ठीक है? बात वही है और कुछ नहीं। किसी को ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना सुनना है, ना देखना है, बस रोना शुरू कर देना है। तो ये तो इस बात का है सर। आई मीन आप यहाँ पर देखो पूरी तरह से कि साहब वो शिप है, भई किसी और का शिप है, कोई आपके घर में आता है, आप उसके साथ बैठ के 2 ड्रिंक पीते हो, ठीक है? उसके बाद बोलता है भैया मैं घर जा रहा हूँ। आपका दोस्त है, यार है, जो मर्ज़ी है। बाहर आके वो गाड़ी चलाते हुए किसी को ठोक देता है, उसमें आपकी क्या गलती होगी? कि भई नहीं जी आपने इसको दारू पिलाई तो आप ज़रा अभी जेल में आ जाओ, हैं? उसे घर तक छोड़ कर के आओ। घर तक मैं क्यों छोड़ के आऊँ भई? ठेका ले रखा है मैंने उसका। भई उसको नहीं पता था कि यहाँ पर युद्ध होने वाला है। जब वो वहाँ से इधर पे आया था, क्या ईरान को नहीं अकल थी कि यहाँ पर युद्ध होने वाला है भाई, मैं नहीं जा रहा अभी इस बेड़े के अंदर। मेरे को एक्सरसाइज़ में नहीं जाना क्योंकि मेरे घर में लड़ाई होने वाली है। उसको नहीं पता था ये चीज़। तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है सर, एक इंसिडेंट है और ये जो भी कह लीजिए लोगों की लॉस ऑफ लाइफ बड़ा बुरा लगता है, बट दिस इज़ वॉर सर। लड़ाई-लड़ाई होती है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर एक सवाल मैं सिंपल पूछूँगा, क्या कभी आप पाकिस्तान से लड़ रहे हो और पाकिस्तान का एक शिप श्रीलंका के पास कहीं पे घूम रहा है, क्या आप नहीं मारोगे उसको? बिल्कुल। तो फिर आप पीएनएस गाज़ी को क्यों गिराया था? वो तो खुले पानी में था ना। सही। तो ये तो सर पागलपंती है। हमारे ना यहाँ पर हमारे देश के अंदर लुट गए, बर्बाद हो गए सिंड्रोम आ गया है, ठीक है? रोज़ ही हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं लुट गए, बर्बाद हो गए, फिर रात को सो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर लुट गए, बर्बाद वो ये एक छोटा-सा तबका है। और जो दूसरा तबका है वो होली खेल रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, वो चिल कर रहा है। उसको पता है यार ये बेवकूफ़ी है। ये कोई बिल्कुल। ठीक है। दूसरा सर ये जो फॉग ऑफ वॉर होती है ना, उसके अंदर ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, कि आप किसी तरह से उस रीजन को ज़रा इन्वॉल्व करो ताकि आपके दूसरे जो अलग आपके साथ जो आपके साथ लड़ रहा है उसके ऊपर प्रेशर आए। ईरान भी वही कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी वही कोशिश कर रहा है। अमेरिका आके बोलता है भैया हम आपको 30 दिन के लिए अलाउ करते हैं तेल खरीदने को। रशियन तेल हमने बंद कब करा ज़रा मुझे ये बताना? सही बात है, फरवरी में तो जनवरी से भी ज़्यादा खरीदा गया है। ठीक है। दूसरा, भाई साहब अगर आप अलाउ भी नहीं करते, तो अगर हम खरीद भी लेते हैं तो आप कर क्या लोगे? टैरिफ आपके बिल इल्लीगल है। बिल्कुल। टैरिफ आपके इल्लीगल है सर, तो क्या करोगे आप? हमारे देश में तो वो जी ब्लैकमेल करा जा रहा है, चलो ठीक है ब्लैकमेल करा जा रहा है, मान लेते हैं। बट क्या आप उस ब्लैकमेल में फँस रहे हो कि नहीं ये एक्चुअल सवाल होना चाहिए ना। या कोशिश तो वो आपने करेगा खरीदना उनके कहने से खरीदना बंद कर दिया हो। कोशिश तो करेगा उसको अब मैं कोशिश में अब यार दुनिया में क्या मोदी जी बैठ के सबका ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे, भाई तू क्या ट्वीट कर रहा है? ना, ना ये ट्वीट मत कर। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार, बोलते रहो तुमको क्या बोलना है। सर लड़ाई है उसमें हर कोई अब देखो अमेरिका में से आ रहा है, हमने ईरान को बर्बाद कर दिया है। ठीक है जी। ईरान बोलता है हमने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। ठीक है जी। रियलिटी बीच में है। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान को बर्बाद कर देता, तो अगर ईरान फिर लड़ नहीं पाता। वो भी लड़ रहा है। अगर ईरान ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है, यहाँ पर इस रीजन के अंदर सारे बेस बूस सब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो वो भी नहीं लड़ पाता। वो भी लड़ रहा है। दोनों के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका के पास थोड़ी सप्लाई की प्रॉब्लम्स हैं। ईरान के पास सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है।
तो ये सर जो रियलिटी है वो कहीं न कहीं फॉग ऑफ वॉर में ऐसी रहती है। अगर आपको मैं थोड़ा याद कराऊँ रशिया यूक्रेन के टाइम पे जो जो लोग थे भैया ये तो कीव में चढ़ गया, तोड़ दिया 6 3 दिन में सीआईए की अपनी एक प्रेडिक्शन थी कि 3 दिन में वॉर खत्म हो जाएगी। 4 साल हो गए हैं सर उसको। बिल्कुल। रशिया टूट गया, बर्बाद हो गया, पुतिन मर गया, पुतिन को कैंसर हो गया, पुतिन को पता नहीं क्या क्या हो गया, डायरिया हो गया, ये हो गया, सुन-सुन के कान पक गए हमारे। पुतिन वहीं का वहीं खड़ा है। एंड यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी बोलूँगा, रशिया के जो प्रो अकाउंट्स हैं, ओ जी ज़ेलेंस्की बर्बाद हो गया है, यूक्रेन टूट गया है, यूक्रेन बर्बाद हो गया है, यूरोप टूट गया है, नेटो टूट गया, सारा सब इकट्ठे खड़े हैं वहाँ पर। प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर भी, कोई डाउट नहीं है। रशिया के पास भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर रशिया इतना चैंपियन होता तो अभी तक जीत चुका होता। सही है, 4 साल तक क्यों खींचता है मामला? क्यों खींच रहा है मामला? वो भी मार खा रहा है कि नहीं जी रशिया का प्लान है खींचने का। अच्छा जी, ठीक है, रशिया का अगर प्लान है खींचने का, तो मुझे ये बताइए तो वो उसकी रिफाइनरी पे क्यों इतनी मार पड़ रही है? करेक्ट। रशिया के अंदर ड्रोन फेंक रहा है सर यूक्रेन बैठ के। 800 किलोमीटर पे उसने मिसाइल फेंकी है अंदर रशिया के अंदर अभी पिछले हफ्ते में। 800 किलोमीटर और वो कह रहा है जी मैंने बनाई है ये मिसाइल। सर यूक्रेन का ड्रोन प्रोडक्शन 1 मिलियन ड्रोन्स पर मंथ है इस टाइम पे। कहाँ बन रहे हैं वो? यूक्रेन के अंदर बन रहे हैं। रशिया नहीं फोड़ पा रहा उनको। तो देखिए जो वॉर होती है ना सर, वॉर के बीच में बहुत प्रोपेगेंडा होता है एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द वॉर। हमारा क्या है कि सर हम हमारे इमोशनल अटैचमेंट की वजह से अब कई लोग प्रो ईरान हो रखे हैं हमारे देश में, कई लोग प्रो अमेरिका हो रखे हैं, कई लोग प्रो इज़राइल हो रखे हैं और ये सब लोग प्रो भारत होना भूल गए हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो कहीं न कहीं एक बीच की लाइन हमको खींचनी है, जहाँ पर आपको एनालिसिस जब करनी है, तो आपको ये देखना है कि यार अमेरिका ये कह रहा है, ईरान ये कह रहा है, बीच में हमको ये दिखता है। एनालिसिस ऐसे होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझे बोलो आदि जी ये 5 दिन हो गए हैं, इस युद्ध का अभी क्या दिखता है आपको यहाँ पर? मैं आपको बताऊँगा। जी, अमेरिका ने बहुत मारा है ईरान को। उसकी मिलिट्री कैपेसिटी को काफ़ी हद तक डिग्रेड करा है। उसके नेवल शिप्स को ज़मीन पे वो पानी के अंदर डुबो चुका है वो। 30 से ज़्यादा उसके नेवल वेसल्स को डुबो चुका है जिसमें से 15 बड़े-बड़े शिप्स हैं। ठीक है? स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में जहाँ पर एक टाइम अमेरिका डर रहा था घुसने के लिए, आज उसके शिप्स वहाँ पर आराम से घूम रहे हैं। वहाँ से शिप्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है? मार रहा है अच्छे से। उसके लीडरशिप को मार दिया, यहाँ तक कि आयतुल्लाह khomeini का फ्यूनरल करने को वो नहीं बोल रहे क्योंकि उनको लगता है साले फ्यूनरल करने इकट्ठे होंगे, ये ऊपर से बॉम्ब मारेंगे। बिल्कुल। तो ईरान भी कोई इतनी अच्छी पोज़ीशन में नहीं है, उसकी भी हालत काफ़ी खराब है। इकोनॉमी वैसी ही उसकी डब्बे के अंदर है। लड़ सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, वो लड़ता रहेगा ऐसे ही। लेकिन लोगों की हालत खराब हो जाएगी वहाँ पर। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने जिसने सोचा था कि भैया मेरे को छू नहीं पाएगा, उसके बेसिस के ऊपर जाके ईरान ने हमला करा है और कॉन्स्टेंटली कर रहा है। इज़राइल की सिटीज़ को के ऊपर हमले चल रहे हैं ज़बरदस्त तरह से। यहाँ तक कि इज़राइल ने रिपोर्टिंग बंद कर रखी है। ईरान ने रिपोर्टिंग बंद कर रखी है। ईरान ने तो इंटरनेट ही बंद कर रखा है। सही। यूएई ने बोला कि भैया अगर आप इस चीज़ के बारे में कुछ बोलोगे तो हम आपको जेल में डालेंगे। ठीक है? तो अभी क्या है ना सर, अभी एक वॉर एक फ़ेज़ पे आ रही है, जहाँ पर अब फाइट शुरू होगी। जो ये पहला असॉल्ट था और पहले असॉल्ट के अंदर होता क्या है सर, दोनों तरफ से एक ज़बरदस्त फ्रंटल हार्ड असॉल्ट किया जाता है। फुल कैपेसिटी के ऊपर क्योंकि दोनों की कैपेसिटी एकदम पूरी होती है। इज़राइल बिल्कुल। अमेरिका की भी पूरी कैपेसिटी थी, तो उन्होंने जाके बम, 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 बम। ईरान की भी पूरी कैपेसिटी थी, दिन में 200-200 मिसाइल वो भी फेंक रहा था, ड्रोन्स फेंक रहा था। अब दोनों एक लेवल के ऊपर आएँगे, जहाँ पर ये वॉर बैलेंस होगी थोड़ी-सी। अब किस तरफ बैलेंस भारी पड़ता है, वो वक़्त ही बताएगा सर। क्योंकि दोनों कोई ये नहीं है कि दोनों के पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अमेरिका के पास बहुत प्रॉब्लम्स है। इनकी जो एम्यूनिशन है वो कम है, स्पेशली एयर डिफेंस की एम्यूनिशन के अंदर इसको प्रॉब्लम हो रही है। बॉम्ब गिराने की कैपेसिटी बहुत है इसके पास, अभी भी बहुत है। ईरान को देखेंगे, सिटीज़ टूट गई हैं उसकी, मतलब हर कोई अकेला-अकेला काम कर रहा है और वो चारों तरफ से लड़ रहा है सर ईरान।
तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए। अगर वो डायरेक्टली एक से लड़ रहा होता तो अलग बात थी। तो देखिए जो इस टाइम पे गेम है वो अब जो एक्चुअल वॉर है वो अब शुरू होगी। एक सस्टेन्ड कांस्टेंट वॉर जो थोड़ा लंबा चलेगा। बट उस कांस्टेंट वॉर के अंदर अभी जो कोशिश करी जा रही है कि यार तुम लोग लड़ो आपस में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ग्लोबल ट्रेड पे जो इम्पैक्ट है उसको बंद करो। अब उसमें भी हमारी मीडिया आउटलेट देख लीजिए सर, कल एनडीटीवी वाले खड़े हो गए, जी ईरान ने बोला है सिर्फ चाइना की शिप निकलेंगे। कहाँ भाई, भारत के शिप आ कहाँ रहे हैं, कहाँ से भारत निकलवा दो। भारत के शिप आ रहे हैं, भारत के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, भारत के जहाज आ रहे हैं इस तरफ, यूएई से आ गए, ईरान से बच्चे अभी निकलने वाले हैं वहां पर। आपने जाके एक रजिस्टर में साइन कर दिया, जी हाँ जी हमको बड़ा खेद है, उन्होंने वहां से बच्चे हिलाने शुरू कर दिए, आपका ये सब कर, ये होता है सर, गिव एंड टेक का गेम होता है ये। बिल्कुल। दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड। तो ये कभी ऐसी फेज में आने वाला है जहां पर एक बैलेंस बनेगा दोनों दुनिया देशों के बीच में कि यार अच्छा ठीक है हमको लड़ना है, हम लड़ते हैं, लेकिन ये चीजों को थोड़ा बाहर रखते हैं क्योंकि यार बाकी तरफ से तेरे पे भी प्रेशर आ रहा है, मेरे पे भी आ रहा है, इसको नहीं करते। बिल्कुल। तो एक वॉर को एक एक कहीं ना कहीं एक बाउंड्री में फिट करा जाएगा और उसमें लड़ाई होगी फिर। अब लड़ाई के अंदर क्या क्या होगा सर वो आगे हम बात कर सकते हैं। और हमारे तो सर क्या है, हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी आप बोल रहे हो सर, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मतलब एक तरफ बोलते थे हम रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं, आज बोलते हैं रशिया से तेल क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे भाई तुम सोच लो यार कम से कम, इनको नहीं, तो ये रोने का डर। सरकार में बैठे हुए लोगों को तय करना है ना कि कहाँ कब किससे कितना तेल लेना है, कितना नहीं लेना है, कहाँ से कितना सस्ता मिल रहा है, कितना महंगा मिल रहा है। हु आर यू? तुम ये सवाल उठाने वाले कौन हो भाई? सर ये ये जो हिंद महासागर में हुआ है, क्या ये चाइना को सीधा सीधा संदेश संकेत नहीं है अमेरिका का? और उसके बारे में हम और बात करते हैं। और हॉर्मुज में भी, हॉर्मुज, ये दो रास्ते हैं, जलडमरू मार्ग और हॉर्मुज, दोनों में ही जो किया है अमेरिका और इजराइल ने, खास तौर से अमेरिका ने ही किया है। इजराइल तो लेबनान में भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ। हाँ तो तो हमारा तो जो अमेरिका ने दिया है संदेश, ये चाइना को नहीं दिया है सीधे, भारत को बिना मतलब घसीट रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सर, संदेश जो एक्चुअल है वो चाइना का है। नाउ इसके अंदर दो तीन चीज हमको समझनी है सर। सबसे पहले चाइना के ऊपर ये जब से आए हैं, जो एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी इन्होंने लगाई है, ये उसका भाग है। इन्होंने पाकिस्तान को खींचा, सीपीईसी खत्म हो गया, बांग्लादेश में घुसे हुए हैं, वहां पर म्यांमार का सीएमईसी जो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा दूर तरफ से देखते हैं। चाइना का गेम क्या था, एक इन्फ्लुएंस गेम था। चाइना ने अपने आप का जो इन्फ्लुएंस था चारों तरफ फैला रखा था। नाउ इस इन्फ्लुएंस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं सर। अमेरिका के एरिया के अंदर वेनेजुएला में उसका काफी इन्फ्लुएंस था, चाइना वहां से काफी तेल लेता था, तुमने वो काट दिया। चाइना ईरान से काफी तेल लेता था इस तरफ, तुमने वो काट दिया। और वहां पर अभी इश्यूज आएंगे। चाइना को एक और झटका मारा है लोगों ने पनामा के अंदर, जहां पनामा कनाल के जो वो डील थी वो सीके हचिंसन के साथ, वो आगे होगी है $22 बिलियन की। उसके साथ कोई 30-40 पोर्ट का भी वो भी गेम चल रहा है। अगर वो भी हो गया तो बहुत बड़ा, उसको चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा वहां पर। तो वहां से आपने इन्फ्लुएंस काटा, अफ्रीका से काट रहे हो, मिडल ईस्ट से आप काटने की कोशिश कर रहे हो। आपका गेम है कि मैं धीरे धीरे करके चाइना को इन्फ्लुएंस काटूं। अब यहाँ पर मेरे को जो दिखता है कहीं ना कहीं कुछ नूरा कुश्ती हुई है रशिया के साथ। क्योंकि इस टाइम पे रशिया क्या है, रशिया चाइना के उस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे। अगर चाइना का आप तेल काटोगे तो चाइना रशिया पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो रशिया बोलता है चल ठीक है यार, अपने लिए बल्ले बल्ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा साइड में बैठा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि उसको दिख रहा है यार यहाँ पर तो मेरा गेन है, मुझे ठीक है, ईरान तो वैसे भी सॉरी लड़ेगा, लेकिन क्योंकि ईरान मेरे एरिया के अंदर है, मेरे रीजन के अंदर है, मेरे को ईरान के साथ दोस्ती करने में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हमारा भी ये सीन है, तो हम भी थोड़ा साइड खड़े हुए हैं क्योंकि आपको पता है यार ईरान के साथ आप बात करोगे ही करोगे आगे जाके, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चाहे जो मर्ज़ी सरकार आए उधर पे, या यही रहे या कोई और आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो गेम है ना सर वो धीरे-धीरे चाइना की तरफ जा रहा है। डायरेक्टली चाइना से युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि डायरेक्टली आप न्यूक्लियर पावर से युद्ध करते हो तो काफ़ी पंगे रहते हैं। तो ये बिल्कुल। इन्फ्लुएंस का जो गेम चल रहा है वो चल रहा है। यहाँ पर चाइना की भी लग रही है और अमेरिका की भी लग रही है। बहुत ज़ोर से लग रही है इनको दोनों को। अमेरिका कोई इतना वो नहीं है कि भाई साहब अगर आप देखोगे कि वो जी चैंपियन हो गया है, नहीं, वो पोज़ीशन में है ही नहीं। बट कहीं न कहीं अगर हम बोले बर लुट गए, ये लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं नहीं मानता। ना ये लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं नहीं मानता। दोनों का सर ये कभी एंड गेम नहीं हुआ है अभी शुरू। ये अभी गेम एक्चुअली शुरू हुआ है। और लोग बोल रहे हैं ट्रम्प कर रहा है, ट्रम्प कर रहा है। साहब ट्रम्प आए कि चंप आए कि पंप आए कि पुम्प आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिसी इनकी वो ही रहेगी। कंटेनमेंट ऑफ चाइना की इनकी जो पॉलिसी रहेगी, वो उनकी पॉलिसी रहेगी। उसके अंदर कोई हमको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में कोई 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 डाउट नहीं है जो आप बोल रहे हो, बहुत सही बात बोल रहे हो। और हमारी मीडिया क्या है सर, हमारी मीडिया को तो टीआरपी चाहिए। तो कभी भी भैया कुछ मिल जाए तो भैया शुरू हो जाओ रोना-धोना, ये वो, बंदों को बिठा लो, वही बंदे पॉलिटिक्स में शुरू हो जाते हैं, वही बंदे उसमें शुरू हो जाते हैं, वही बंदे उसमें शुरू हो जाते हैं। सारे चैंपियन हैं ये तो। बिल्कुल। तो ये तो सर मैं ये चीज़ों को, हमारे तो देश में ऐसी हालत है, मैं सही में बताऊँ हालत में कोई खराबी नहीं है। अगर आप जनता आम जनता को देखोगे वो तो आज बोल रहे हैं यार फ्राइडे है भैंस की आँख, फटाफट खत्म करो यार, सैटरडे निकालो, संडे को मैच है फाइनल। ग्राउंड पे एक ये है, खबर इंडिया में एक-दूसरे से हम लोग, और ये इनका खेल है, ये लोग करना चाहते हैं ये चीज़ ताकि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बने और इंडिया थोड़ा-सा उस तरफ लीन करे। इस जगह अब ईरान को भी देखो वो सिम्पैथी कार्ड खेल रहा है कि भैया हम तो अनाम थे, बेचारे, हमको तो वार्निंग नहीं दी मारने से पहले। मारने से पहले वार्निंग देनी, अच्छा मैंने कभी सुना नहीं था कि आप जब किसी को मारते हो तो उससे पहले आप उसको वार्निंग देते हो कि भाई नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, भाई सुन मैं मारने आ रहा हूँ तेरे को, हाँ, तू तैयार रही हो, हाँ। ये कौन-सी बात है? और अमेरिका बोलता है जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ राशन तेल लेने के लिए। होता है यहाँ पर ऑपोज़िशन पागल है, मीडिया पागल है, वो शुरू हो जाएँगे। हाँ, हाँ। गेम यही है सर, और कुछ नहीं है। प्रोपेगेंडा। एक खुरापाती तिकड़ी का ज़िक्र मीडिया में हो रहा है, तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान। इस तिकड़ी के लिए क्या सिचुएशन है, ये जो मिडल ईस्ट में चल रहा है? सर ये तिकड़ी में मुझे बताओ आप, पाकिस्तान की ऐसी हालत है इस टाइम पे, ना उसके पास अभी तेल नहीं है, पता है आपको? पाकिस्तान के पास तेल नहीं बचा। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ठोक-ठोक के परेशान कर रहा है। ठीक है? वहाँ पर पाकिस्तान की तो हालत पतली है। आप आगे जाके देखो टर्की में, अमेरिका इतना अच्छा दोस्त उसका, ठीक है जी? इतना अच्छा दोस्त उसका, लेकिन टर्की को वो जो कुर्द कुर्द हैं, जो टर्की के दुश्मन हैं, उनको बोलता है भैया तेरे को हम देश बना देंगे, तू ईरान से लड़ ले जाके। बात तो वही है ना सर, तू ईरान से लड़ ले, हम तेरे को ना देश बना देंगे। टर्की बोलता है भैंस की आँख, मैं तुम्हारा वो तुम कर क्या रहे हो ये? अज़रबैजान अज़रबैजान के उसके ऊपर उन्होंने ड्रोन फेंक दिया। अब बोलते हैं भैया इन्होंने नहीं फेंका, किसी और ने फेंका। जिसने मर्ज़ी फेंका हो, अज़रबैजान तो फँस गया ना बीच में आके। बिल्कुल। तो सर ये अब देखिए, कल तक न्यूज़ थी कि भई ईरान ने अज़रबैजान पे ड्रोन फेंका। अच्छा जी, ओके जी, फैंटास्टिक। अज़रबैजान बोलता है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी। शाम तक लोग बोलते हैं नहीं यार किसी और ने फेंका है ये तो, अज़रबैजान को खींचने के लिए। अब क्या सच्चाई है सर? सच्चाई यही है कि ये अज़रबैजान पे एक ड्रोन गिरा जाके। किसने डाला, वो डाला, जो मर्ज़ी कर लीजिए सर फिर आप।
अब अगर अज़रबैजान को ये दिखता है कि भैया मेरे को ईरान से लड़ना है, तो वो बोलेगा ईरान ने फेंका है। अगर वो बोलता है मेरे को नहीं लड़ना, तो बोलेगा नहीं, नहीं ईरान ने नहीं फेंका। सर द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर, नेपोलियन ने ये चीज़ बोली थी, इज़ द ट्रूथ। जब युद्ध होता है, सबसे पहली चीज़ जिसको गोली लगती है, वो है सच्चाई। तो इस टाइम पे किसी को भी मानना बेवकूफ़ी होगी। देखिए क्या हो रहा है, दोनों तरफ से देखिए क्या हो रहा है, दोनों तरफ की बातें करिए। लेकिन कहीं आप अगर खड़े हो जाते हो कि भई ईरान जीतेगा या अमेरिका जीतेगा, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अमेरिका को देखो, दोनों उसकी हालत खराब हो जाएगी ये युद्ध लड़ने के बाद। पैसे, ये वो काफ़ी कुछ। ईरान में सर जो वैसी जिसकी इकॉनमी डब्बे के अंदर थी, ठीक है? दिसंबर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, पानी वहाँ पर सूख रहा है। उनके पास कोई 90 डैम है सर, ईरान के पास। उसमें से 53 ड्राई हैं इस टाइम पे, खाली। तो कोई अगर सोच रहा है ईरान जीत रहा है, इतनी मार खाने के बाद कोई जीतता नहीं है सर। उसके बाद यहाँ पर अगर सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो गई, यहाँ पर अगर टेररिज्म शुरू हो गई, तो कौन-सा जीतेगा ईरान सर? वो तो पूरा रीजन फोड़ेगा ये। बिल्कुल। तो जीत-हार तो सर अभी टाइम है इसको देखने के लिए। मैं थोड़ा एक कहीं न कहीं हमको ना देश के अंदर थोड़ा-सा एक एक एनालिसिस करनी चाहिए रादर दैन प्रेडिक्शन और ओपिनियन कि भई आप मेरा ओपिनियन अगर आप माने बोले कि आदि भाई आप क्या सोचते हो, क्या होगा इसमें? मैं आपको बोलूँगा सर पूरा रीजन फटेगा। इसकी भाप अमेरिका तक जाएगी, 9/11 दोबारा हो सकता है। टेररिज्म फैलेगा बहुत बुरी तरह से इधर पे, ठीक है? शिया टेररिज्म, वो सुन्नियों को मारेंगे, सुन्नी इनको मारेंगे, यहाँ पर थोड़ी सेक्टेरियन वॉर भी होगी। और ये रीजन 5-10 साल लगेंगे इसको सीधा होने में। अब वो रीजन सीधा होते-होते बीच में और कौन-कौन कुटता है, बीच में और कौन पिसता है, वो भी आएगा। भाप सब पे लगेगा सर। अब जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान बचेगा नहीं इसके बाद। ये जो हुआ है यहाँ पर, पाकिस्तान नहीं बचेगा इसके बाद। तो पाकिस्तान की तो हालत खराब है। वो तो धी जरदारी कह रहा है कि तालिबान, इज़राइल और भारत, ये तीनों मिल गए तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए सर पाकिस्तान ना पाकिस्तान को अभी थोड़े टाइम पहले बोल रहा था कतर टीटीपी को सपोर्ट दे रहा है। कतर टीटीपी को। हम्म, उसके बाद 3 दिन के बाद शहबाज शरीफ पहुँच गए वहाँ पर। अफ़गानिस्तान ने इनकी मार-मार के भुर्ता बना दिया इनका। ठीक है जी? और आप देखो सर अफ़गानिस्तान के पास कोई मतलब कोई वो नहीं है, उसके पास कोई आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। तुम एक इर्रेगुलर फ़ोर्स से लड़ रहे हो जो तुमको मार-मार के तुम्हारी उसकी हालत खराब कर रखी है। तुम्हारे पास सही। तेल नहीं है। ये सब बोलने के बाद ज़रदारी पार्लियामेंट में ये भी बोलता है हम भारत के साथ बात करना चाहते हैं। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको ये लगता है कि कल को अगर भारत ने मार-पिटाई शुरू कर दी, तो ये एटलीस्ट दुनिया को तो ये बोल सकते हैं, देखो जी हमने पार्लियामेंट में बोला था, हम तो बात करना चाहते हैं, देखो भारत मार रहा है हमको। सही है। तो ये नैरेटिव गेम है, पाकिस्तान को तो सर आई मीन सबसे ज़्यादा लॉस अगर किसी देश को होगा ना, यहाँ पर ईरान को नहीं होगा सर। ईरान को नहीं होगा, वो पाकिस्तान होगा। आप ये देखिए सर, 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था, ईरान में कोई 150 लोग मरे हैं अभी तक, ठीक है? यूएसए के कोई 15-20 मर गए हैं, इज़राइल के कोई 20-50 मर गए हैं। पाकिस्तान में 60-65 लोग मर गए। जो लड़ भी नहीं रहा उसके ही लोग मर गए वहाँ पर एंड मैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं कर रहा जो अफ़गान मार रहे हैं। मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ जो प्रोटेस्ट करके मर गए। हाँ, वो प्रोटेस्ट में कराची में कुछ निपट गए। तो सर ये जो भाप आएगा इस वॉर का ये पूरे रीजन के अंदर आएगा। अब श्रीलंका के अंदर काफ़ी पंगा हो रखा है क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि साहब अगर वो यहाँ पर खड़ा था हमने क्यों नहीं दिया उसको?
तो ये भी एक चक्कर हो जाता है। तो ये होता क्या है सर, रीजन इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका को और ईरान को दोनों को फेवर करेगा कि रीजन इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि अपने खेत के लिए वो दूसरे पे प्रेशर डाल सके। सही। भारत एक ऐसा देश है जहां पर ईरान भी लॉबी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। तो दोनों का यहाँ पर भी ये जो क्लैश हो रहा है, वो दोनों का यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, वो आपके सामने है सर। जी। आदि जी बहुत बहुत धन्यवाद इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। दर्शकों से भी निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। आदि जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार।